नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 24 जून, 26 जून और 27 जून 2024 का ध्यान दीजिए। इनके बीच एक कॉमन पॉइंट है, वह है इमरजेंसी, इमरजेंसी, इमरजेंसी। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद आई इमरजेंसी, 26 जून को ओम बिरला जी को याद आई इमरजेंसी और 27 जून को द्रौपदी मुर्मू ने जो अभिभाषण दिया उसमें इमरजेंसी का जिक्र किया। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। आखिर क्या वजह है कि 50 साल पहले, जी हां, तकरीबन 50 साल पहले जो घटना हुई थी भारतीय लोकतंत्र में, जिसका सबक इंदिरा गांधी को तुरंत ही देश की जनता ने दे दिया, आज मोदी जी उसे क्यों सामने ला रहे हैं? क्या यह जवाब उनका है क्योंकि सामने से जो विपक्ष है वह 18वीं लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ देश के कॉन्स्टिट्यूशन को सामने लेकर आया हुआ है। शपथ ग्रहण से लेकर बाहर निकलना हो, अंदर जाना हो, हर जगह आप देखेंगे सारा का सारा विपक्ष हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लिए हुए है। तो मुझे तो बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो आग है उससे मोदी सरकार इस तरह से भयभीत हो गई है कि उसे इमरजेंसी की ही इकलौती चाबी दिखाई दे रही है कि उससे कोई रास्ता निकल सके तो निकल सके। आज आपके साथ मैं चर्चा करने जा रही हूं, एक तरह का यूं कहिए कि जमीनी फैक्ट चेक करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में जिन दावों को हमारे सामने पेश किया, जमीन पर उनकी क्या स्थिति है, सबसे पहले जिक्र करेंगे क्योंकि उन्होंने बताया कि देश में अभूतपूर्व विकास हुआ है। 10 साल विकास के नाम रहे हैं। उन्होंने नौकरियों का भी जिक्र किया, लेकिन देखिए जमीन पर स्थिति बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। नौकरियां एक ऐसा मुद्दा है, यानी बेरोजगारी ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत तक नहीं मिल पाया। बड़े पैमाने पर नौजवानों में भीषण आक्रोश और गुस्सा है और उससे जुड़ा हुआ जो मामला नीट और नेट यूजी घोटाला है, पेपर लीक का घोटाला है, उसकी तो क्या ही कहिए, दास्तान इतनी लंबी है। लेकिन राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में एक पासिंग रेफरेंस दिया और कहा कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, ऑल इज वेल। तो पहला फैक्ट चेक तो देश के युवाओं के नाम हुआ। आइए अब देखिए, राष्ट्रपति महोदया ने अपने भाषण में यह दावा किया कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र हो, सर्विस क्षेत्र हो या एग्रीकल्चर, और तो और उन्होंने एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी जिक्र कर दिया कि इन सब क्षेत्रों में रिकॉर्ड काम हुआ है। लेकिन ग्राउंड चेक यह कहता है कि अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर बैठ रही है और इसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है कि एग्रीकल्चर, सबसे बड़े आंदोलन हुए किसानों के, और वह सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पे थे कि उन्हें खेती का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा। आज की तारीख में भी मोदी सरकार अभी तक अपना वादा पूरा नहीं कर पाई, एमएसपी पर कानून नहीं ला पाई है। और अगर आप नक्शा देखिए तो साफ दिखाई देगा, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश भी हो, वहां तमाम जगहों पर किसान आंदोलन बहुत तेज रहे और मध्य प्रदेश को छोड़ दीजिए तो बाकी तमाम राज्यों पे इसका राजनीतिक खामियाजा मोदी जी को उठाना पड़ा। और मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस क्षेत्र में हाल ये है कि नौकरियां हैं ही नहीं महोदया। अब देखिए ये दो तस्वीरें, ये दोनों डबल इंजन की जहां सरकारें हैं वहां की हैं। यहां पर हजारों की तादाद में नौजवान सड़कों पर बैठे हुए थे, इसलिए क्योंकि देश में उन्हें सम्मानित रोजगार नहीं मिल रहा था। वे युद्ध जहां चल रहा है इजराइल, वहां जाकर बहुत छोटे छोटे केयर गिवर काम करने को तैयार थे। यह तस्वीर आपका
फैक्ट चेक कर रही है राष्ट्रपति महोदया। अब है एक और ग्राउंड चेक राष्ट्रपति महोदया, और आपके बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जमीन की हकीकत दिखाई जाए। दावा किया कि सरकार ने इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, ज़बरदस्त सड़कें बनाई हैं, सारे शहर चमचमा गए हैं, लेकिन रामलला कुछ और कहानी कह रहे हैं। देखिए, यह वही जगह है जहां पर रामलला विराजमान हुए, भव्य दिव्य फंक्शन हुआ, ग्रैंड फंक्शन हुआ और ग्रैंड निर्माण भी हुआ। इसकी कहानी यह बरसात कह रही है। और तो और आपने जो मंदिर बनाया उसकी छत भी चू रही है, ऐसी खबर आई। और ये तमाम श्रद्धालु जो पहुंचे हुए हैं रामलला के दर्शन के लिए, 3-3, 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। महोदया, यह तस्वीर भी इसी भारत की है और विकसित भारत की है। यह जो ज़बरदस्त निर्माण है, यह सिर्फ अटल सेतु का निर्माण नहीं, क्योंकि अटल सेतु भी जो बना महाराष्ट्र में, उसमें भी दरार आ गई है। बिहार तो रिकॉर्ड ही कर रहा है, एक के बाद एक पुल गिरे जा रहे हैं। यह कहानी बहुत लंबी है, लेकिन रामलला का जो जवाब है उसकी कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से राम मार्ग पर 19 गड्ढे बने और उसके बाद जब वर्षा रानी आई, तब तो सारे लोग जय श्री राम ही कह रहे हैं। साथ ही साथ आपने दावा किया कि सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रही है, मुफ्त का राशन दे रही है। वाकई यह तो विकसित भारत की असली निशानी है, क्योंकि इस देश में आज की तारीख में 140 करोड़ की कुल आबादी में से आधे से ज़्यादा आपके 5 किलो अनाज पर जीवित हैं। सब कुछ होने के बावजूद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखिए, दुनिया के 125 देशों में हमारा नंबर है 111वां। यह है भुखमरी का आलम। बताया जाता है कि भीषण कुपोषण से ग्रस्त हैं भारत के बच्चे। दुनिया में सबसे ज़्यादा भूखे लोग अगर कहीं सोते हैं तो वह भारत है। और तो और देखिए ना, जिस तरह से देश की करीब 75% आबादी 75% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वंचित है पौष्टिक आहार से। तो देखिए, विकसित भारत का सपना वाकई 1-2 साल में आप कैसे कर पाएंगे। इसीलिए आपने और मोदी जी ने टारगेट रखा है 2047। अभी हम हैं 2024 में। शायद तब तक आपका स्वप्न है कि भारत के लोग 80 करोड़ से ज़्यादा बढ़ जाएंगे, सब मुफ्त राशन ही पे जिएंगे। तो यह भी अच्छी तस्वीर तो नहीं है। नारी सम्मान पे भी बहुत दावे किए आपने, और वाकई नारी सम्मान के बहुत जीते जागते चेहरे इस बार सदन में नहीं पहुंचे, उनके बेटे पहुंचे हैं। करण सिंह, वही बृजभूषण शरण सिंह के बेटे। बृजभूषण शरण सिंह आपको भी याद होगा, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए ओलंपिक मेडल जीतने वाली महिला पहलवानों ने, और कुछ भी हो नहीं पाया। वह गर्व से सीना फुलाए संसद के भीतर घूमते रहे, और आज उनका बेटा उनकी नुमाइंदगी कर रहा है। और सिर्फ वही क्यों, प्रज्वल रेवन्ना देखिए, जिनका प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। मास रेप का आरोप है, और लोग बता रहे हैं कि जो टीम इंक्वायरी कर रही है वह परेशान हो गई है कि ये शख्स कैसा है, किस तरह के वीडियोस इसने खुद बनाए हैं। यह आलम है नारी सम्मान का। और इसी से जुड़ा एक और मसला, आपने आदिवासी और दलित महिलाओं का भी जिक्र किया। देखिए, जहां डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश की ये जो स्टोरी है, यह बता रही है कि किस तरह से आदिवासी महिला जो सरपंच चुनी गई है, जी हाँ, जो सरपंच चुनी गई है, उसके पास सरपंची का तो अधिकार है ही नहीं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि दबंग जाति का व्यक्ति उसकी जगह सरपंची का काम करेगा। लेकिन जो कहानी है वो और ज़्यादा मार्मिक है। इस महिला की जो फोटो है वह बता रही है जिस उज्ज्वला योजना का आप जिक्र कर रही हैं उसका ग्राउंड चेक क्या है। महिला सरपंच
कह रही हैं और इनकी तस्वीर है कि खाना बनाने के लिए लकड़ी बिनने जाती हैं, घर में शौचालय नहीं है। अब आप सोच लीजिए, स्वच्छ भारत का आलम अगर डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश शिवपुरी में है तो कल्पना कीजिए क्या होगा। और बगल में जो तस्वीर है वह दलित महिला सरपंच हैं। सरपंच बन गई लेकिन अभी भी अधिकार उन्हें नहीं मिल पाया है। वे दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा लगाती हैं और उनको भी एक भी सुविधा नहीं मिली है। यह है ग्राउंड चेक मैडम जी। आपने अपने अभिभाषण में नॉर्थ ईस्ट का भी काफ़ी जिक्र किया और बताया है कि कितना तेजी से विकास हुआ है यहाँ पर। ऑल इज़ वेरी वेल, बहुत अच्छे से काम चल रहा है वहाँ पर। लेकिन आप भूल गई नागालैंड में जहाँ चुनाव हुआ था वहाँ एक जगह ऐसी थी जहाँ 4 लाख लोगों ने एक भी वोट नहीं डाला था प्रोटेस्ट में कि मोदी जी ने जो वादा किया वह पूरा नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर नॉर्थ ईस्ट की मणिपुर है, जो पिछले साल 2023 से लेकर अभी तक सुलग रहा है, जल रहा है। और यहाँ महिलाओं की जो नग्न परेड हुई थी, जो यौन अपराध हुआ था, क्या उसे आप मोदी जी की उपलब्धि में गिनाना चाहती थी? क्या जिक्र करना चाहती थी? और देखिए, जिस सदन में आप खड़ी हैं उसी सदन में मणिपुर से जो जीत कर आए सांसद, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा, मणिपुर में न्याय दिलाइए, देश बचाइए। मणिपुर को सोचिए, मणिपुर के बारे में जागिए। बहुत दिक्कत में है मणिपुर, लेकिन आपके यहाँ तो फील गुड हो रहा है मणिपुर सहित सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में। बहुत लंबी फहरिस्त है ग्राउंड से फैक्ट चेक की और आपके दावों की। लेकिन बस डिजिटल इंडिया का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी सरकार बहुत खास करने जा रही है। जहां डिजिटल पेमेंट की बात है, वहां इस देश का जो सबसे गरीब मजदूर है, जो सिर्फ 100 दिनों के लिए काम करता है, मनरेगा मजदूर गांव देहात में, आपकी सरकार सोच रही है कि उसे बार्टर सिस्टम में पेमेंट करे। जी हाँ, पैसा ना दे, डिजिटल इंडिया तो छोड़िए, यहाँ पर वो सोच रही है कि उसकी मजदूरी की जगह पर चावल दे दिया जाए उसे। यह डिजिटल इंडिया का जो फील गुड है, यह तो ज़बरदस्त है ना? क्योंकि पेटीएम को लेकर भी जो घोटाला हुआ और जिस तरह से आरबीआई ने नोटिस लगाई, वह भी बता रहा है कि कितने बड़े पैमाने पर स्कैम है। बैंक क्षेत्र की बात आपने की और यह 10 साल बैंकों के डूबने, बैंकों के मर्जर, बैंकों के घोटाले के साल रहे हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन फिलहाल एक बात तय है कि इस समय आपके लिए और मोदी सरकार के लिए संविधान का जो पूरा का पूरा एक उबाल आया है, उफान आया है, उसका काट करना फिलहाल संभव नहीं है। शुक्रिया।